हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस मॉड्यूल 6 में हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल को समझने जाएंगे। ये मटेरियल आपको आगे तक बहुत मजबूत बेस बनाए रखेगा। मतलब अगर आपके पास केमिस्ट्री आगे की क्लासेस तक अगर रहती है तो ये शब्द आज हम जो सीखेंगे, थोड़ा सा ये सेक्शन न्यूमेरिकल सेक्शन है आज हमारा। ओके, तो आपकी 11th क्लासेस के उसी फर्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा यानी बेसिक कंसेप्ट्स है, ठीक है ना। हेडिंग है हमारी मूल संकल्पना, मूल कंसेप्ट। यदि मैं ये कहूं आपसे कि हम केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में मात्रक शब्द इस्तेमाल करेंगे, मात्रक, यूनिट, तो मापन की मोटे मोटे तौर पर यह बात मैं केमिस्ट्री में आगे के मॉड्यूल में लाऊंगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो मापन की 3 पद्धतियां तैयार हुई, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ठीक है, सुने दोबारा, क्योंकि ओरली मैंने बात कही है। मापन की 3 पद्धतियां, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस पद्धति का मतलब यह हो गया कि दूरी यानी लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, दूरी को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को, भार को हम किलोग्राम में मापेंगे और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। ये सी का मतलब हो गया, यहां एम का मतलब था मीटर, यहां सी का मतलब सेंटीमीटर। यानी लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में और समय को सेकंड में। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड। ठीक है। एफपीएस जो बिट्रिस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। आज भी आप लोग देखेंगे कि आपके मकान का साइज कितना है, तो आप लोग अक्सर मीटर में नहीं बताते। ठीक है, आप किसमें बताते हो कि मेरे मकान का साइज 30 बाई 40 का है। इस 30 बाई 40 का मतलब क्या बताते हैं आपके 30 फीट की फ्रंट है और 40 की गहराई है, तो आप उसे फीट में बताते हैं, फुट यानी फीट में बताते हैं। ठीक है, इसी तरह से यानी दूरी को इसमें फीट में मापा गया, आज भी प्रचलित है। द्रव्यमान को पाउंड में, यहां द्रव्यमान को किलोग्राम में, या द्रव्यमान को ग्रामों में, या द्रव्यमान को पाउंड में। तो आप लोगों को याद, आप लोग जानते हैं कि अगर मार्केट से अगर आप अपने बर्थडे का केक लेकर आते हैं तो वो पाउंड में मिलता है। वो कहता है कितने पाउंड का बना दो, 1 पाउंड का चाहिए, 2 पाउंड का चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान के लिए तो वो पाउंड और समय को सेकंड। ठीक है, बाद में इन सबको उठाकर, बाद को इनमें बाद की बात है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। बाद में एक और पद्धति उपयोग में लाई गई जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय तंत्र सिस्टम। इसमें 7 मूल भौतिक राशियां होंगी। ये आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप जब किताब खोलेंगे तो आपकी किताब में शुरुआत यहां से होती है। ठीक है ना, मैंने कहां से किया है वो आप देख ही रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 1 में ये बात मैंने नहीं बताई, 2 में, 3 में नहीं बताई है। ये आगे के मॉड्यूल में बहुत डिटेल्स में हम समझने जा रहे हैं। ये फिजिक्स में भी है, फिजिक्स की भी शुरुआत करेंगे ना आपके सर, तो वो यहीं से करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो एसआई में 7 मूल भौतिक राशियां हैं और उन मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। उस 7 भौतिक राशियों में से एक भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। क्या?
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और उसका मात्रक एसआई पद्धति में माना गया है क्या? मोल। अब आप समझ गए कि सर ने मूल संकल्पना में ये पद्धतियां, विभिन्न मापन की पद्धतियों का जिक्र क्यों किया था? समझ में आ गई बात? एसआई में 7 जो आती हैं, जिसमें 3 तो ये वही रखी गई, जैसे लंबाई ले ली जाएगी, लंबाई, ठीक है, लंबाई को मीटर में ही व्यक्त करेंगे अपन। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। ये लंबाई को एल, द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए स्मॉल एम लिखा है, और मात्रक ये होगा उसका किलोग्राम, किलो उसका संकेत, ठीक है ना। इसी तरह से समय को सेकंड में, पदार्थ की मात्रा एक ही हो गया, समय आ गई आपका, ताप आ गई, प्रदीपन की तीव्रता ये आ गई। इस तरह से कुल 7 मूल भौतिक राशियां जिनकी मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर इसका जिक्र थोड़ा सा हिंट करने के लिए कहा था कि 7 मूल भौतिक राशियों में से एक मूल भौतिक राशि क्या है? पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक क्या लिया गया? मोल लिया गया। आज अपन इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपके एक बात तो दिमाग में आ गई कि मूल भौतिक राशियों में ही पदार्थ की मात्रा यानी मोल है। अब बात आती है कि मूल शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? मूल शब्द का मतलब होता है मूलस से आया, और लैटिन भाषा में जिसका अर्थ होता है ढेर, ढेर। जैसे किसी भी वस्तु के कणों का ढेर लगा हो ना, कलेक्टिवली फॉर्म हो, उसे नाम मूलस, और मूलस शब्द से मूल शब्द की उत्पत्ति हुई। मतलब मूलस से मूल ले लिया गया, बोलते बोलते हम उसे मूल कहने लगे। ढेर, ये जो मैंने बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे कणों का ढेर लगा हुआ है, या ये समझ लें आपके अनाज जो खाने का गेहूं है, गेहूं का ढेर लगा हुआ है। ढेर मतलब लैटिन भाषा में मूलस, यहीं से मूल शब्द आया, यानी बहुत अधिक संख्या में कण। समझ में आ रही बात? अब मैं आपको ये बताऊं कि मूल को परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग, मूल को परिभाषा कैसे देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल की परिभाषा क्या दी गई? मूल की परिभाषा नोट्स टेलीग्राम से आपको जो मिल रहा है उसमें मैंने आपको 2 लाइनों में लिखवाई है, फिर दोबारा देखिएगा। किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में उतने ही अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, उतने ही अवयवी कण होते हैं। अब यहां इस बात को समझिएगा कि अवयवी कण का मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज को, हर शब्द को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अवयवी कण का मतलब है, आप देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, कि अगर वो पदार्थ जिसका वर्गीकरण हम लोगों ने किया है, पूरी बात आपने समझी है, अगर वो पदार्थ कौन है? तत्व। तो तत्व के अवयवी कण कौन हुए? परमाणु। अब बात समझ में आई आपको? वो एक अलग बात है कि परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण मौजूद होते हैं। समझ में आ गई? तो यहां पर तत्व के अवयवी कण कौन हुए? परमाणु। इसी तरह से अगर वो पदार्थ यौगिक हुआ, हां, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब शुरुआती कण अणु होते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये बात मैंने, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस और सल्फर है, बस इतनी। ये मैंने आपको पहले ही मॉड्यूल में इस बात से परिचित कराया था। बाकी सबके अवयवी कण परमाणु। दूसरा पदार्थ के तौर पर मैंने लिया यौगिक, राइट। और यौगिक कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हम लोगों ने सहसंयोजी आयनिक थोड़ा थोड़ा सा नाम सुना है सिर्फ। और यौगिक के अवयवी कण कौन होंगे स्टूडेंट्स? अणु, अणु, ठीक है। तो इस तरह से किसी पदार्थ तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, या आयन के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। आयनिक अगर यौगिक है तो उसमें वो आयन होंगे, ठीक है। के मूल में, किसी पदार्थ के एक मूल में, या एक लिखना मैं भूल गया था, दोबारा फिर लिख देता हूं, एक मूल में उतने ही अवयवी कण होते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा मानी गई, ठीक है ना, होते हैं।
जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु होते हैं, कार्बन के परमाणु होते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग को होते हैं लिया गया था, तब कार्बन को ही आइडेंटिकल माना गया। समझ में आ रही? आदर्श माना गया। आइडेंटिकल का मतलब हो गया आइडियल से आइडेंटिकल, मैंने वर्ड बोल दिया था, माना गया। अर्थ यहां यह है कि कार्बन में 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहां तक बात समझ में आ गई? कार्बन 12 वाला, कार्बन के 3 समस्थानिकों में कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, या उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अंतर किस बात का होगा? न्यूट्रॉन की संख्या का होता है। यह बात बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको पिछले दूसरे तीसरे मॉड्यूल में समझी है। ठीक है, तो कार्बन में 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिन्हें अपन कार्बन के समस्थानिक कहते हैं, जिनमें से कुछ कार्बन के परमाणु 12 वाले द्रव्यमान संख्या वाले, कुछ 13 द्रव्यमान संख्या वाले, कुछ 14 द्रव्यमान संख्या के। तो इसको चुना गया, कार्बन 12 को चुना गया, जिसके आधार पर द्रव्यमान AMU या U को भी कंसीडर किया गया, को भी मान्य किया गया। ठीक है ना? वैसे ही कोई भी पदार्थ अगर मुझे कहता है ये पदार्थ 1 मोल है, जैसे मैंने कहा मेरे पास इस पात्र में जो जल भरा हुआ है वो 1 मोल है, जल 1 मोल जल भरा हुआ है इसमें। तो इसका अभिप्राय क्या है? अब आप देखिएगा ध्यान से, देखिए परिभाषा को बहुत गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। परिभाषा जितनी अच्छी तरह से समझ में आएगी, हमारे लिए मटेरियल उतना ही आगे आसान होता जाएगा। ठीक, 1 मोल अगर इस पात्र में जल भरा है, मतलब आप ये तो मालूम ही चल गया कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक होता है मोल, यानी पदार्थ की मात्रा को मोल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त किया जाता है। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो 1 मोल जल है। तो इस 1 मोल जल, अब बताइए जल क्या है? आप इतना तो समझ में आ गई, जल का सूत्र क्या होता है? H2। अगर H2 है तो पदार्थ में ये कौन हुआ? कि सर ये यौगिक हुआ। अगर ये जल यौगिक है, अगर लगाने के बजाय मैं कहता हूं जल यौगिक है, अब मैं अगर नहीं लगा रहा हूं, जल यौगिक है, ठीक है, और उसके अवयवी कण कौन होंगे? अणु। तो इसका मतलब ये निकला कि जल के 1 मोल में जो अवयवी कण यहां होंगे, अगर मैं यहां 1 मोल बोल रहा हूं, तो वो कितने कण होंगे? उतने ही कण होंगे जितने कार्बन 12 के, यानी ये वाले कार्बन 12 के, इसका वजन हो 12। मान के चलो आपके सामने ये जो बनाया है ना, ये आप ऐसे मान लो, अब ये मान लो कि सर एक पात्र है, जिस पात्र में ये पदार्थ भरा हुआ, और इस पदार्थ को अगर मैं कह दूं स्टूडेंट्स कि ये कार्बन है, क्या ये कार्बन है? चूंकि केवल अगर मैं कार्बन कहता हूं तो केवल कार्बन कहने से 3 प्रकार के परमाणु हो सकते थे, लेकिन मैंने यहां क्लियर कर दिया कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, और वो कौन से हैं? 12 वाले, जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, वो वाले कार्बन परमाणु इसके अंदर मौजूद, और इनका वजन जो है वो है 12 ग्राम। समझना ध्यान से, कार्बन वाले परमाणु हैं ये जो मैंने डॉट डॉट से बना दिए, हर डॉट को आप ये मान लें, ये समझें कि एक परमाणु है, एक परमाणु, हर डॉट एक परमाणु है। ठीक है, ये जो मैं बना दिया, मोलस बराबर ढेर से मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, तो कार्बन 12 के ये 12 ग्राम है। तो इसमें जितने भी परमाणु होते हैं उतने परमाणुओं को 1 मोल माना गया। समझ में आ गई बात? कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं? तो आपका अर्थ होगा इतना सारा ढेर होता है, इस ढेर को 1 मोल कहा गया, और 1 मोल में कितने कण होते हैं? तो आपका जवाब यह आना चाहिए 6.022
आप उसे 2-3 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वो गलत नहीं है, एक ही बात है। 6.022 गुणा 10 की घात 23, इस संख्या को क्या बोला गया था? आवोगार्दो संख्या। क्या बोला गया इतनी इस संख्या को? आवोगार्दो संख्या। अब आवोगार्दो संख्या, ए का मतलब हो गया आवोगार्दो, एन का मतलब हो गया नंबर, यानी आवोगार्दो संख्या, आवोगाद्रो कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, आवोगार्दो संख्या। दोबारा फिर इस चीज पर जुड़ते हैं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? अगर मैं कहता हूं कोई पदार्थ 5 मोल है, मतलब 5 मोल जल है, तो आप कहोगे 5 मोल जल का मतलब हो गया कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसका 5 गुना कण मौजूद है उस पदार्थ के, ठीक। 1 मोल का मतलब हो गया किसी पदार्थ के 1 मोल में उतने ही अवयवी कण होंगे। अगर पदार्थ हमारा तत्व है तो अवयवी कण के तौर पर परमाणु, ठीक है, शुरुआती अवयवी कण। अगर पदार्थ यौगिक है तो अवयवी कण कौन होंगे? अणु। यह समझ लें। इनकी संख्या कितनी होगी? उतनी ही होगी जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु होते हैं। और प्रयोगों द्वारा क्या पाया गया है? प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतनी संख्या में परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। बैटरी दिमाग में बात। इस संख्या को क्या नाम दिया गया? आवोगार्दो नंबर, जिसको हम शॉर्टकट में Na से प्रदर्शित करें। इसका मतलब अगर ये कार्बन 12 का 12 ग्राम है तो इसमें स्टूडेंट्स इतने परमाणु हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23, बहुत बड़ी संख्या है ये। इतनी संख्या है जिसको अपन शॉर्टकट में, ये वैज्ञानिक पद्धति होती है इस तरह से लिखना, ठीक है। ये 10 की घात 23, जीरो लगाते लगाते हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है। परेशान होने का मतलब काफी जीरो लगेंगी। संख्यात्मक दृष्टि से इसको और शॉर्टकट में हम लोग आगे जाकर इतनी संख्या ना लिखते हुए Na लिखा करेंगे, आवोगार्दो नंबर लिखा करेंगे। इस दैट यहां तक बात समझ में आ रही? क्लियर है ये बात? ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। अब आप देखिएगा, इसका अर्थ यह निकला कि अगर किसी पदार्थ में इतने कण होंगे, इतने कणों को हम एक मोल बोलते हैं। जैसे 12 चीजों को, 12 वस्तुओं को हम एक मोल कहते हैं, ठीक वैसे ही इतनी चीजों को हम एक मोल कहते हैं। आवोगार्दो संख्या के बराबर, आवोगार्दो संख्या के बराबर कणों को हम लोग एक मोल कण कह देंगे, एक मोल पदार्थ कह देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई, इस शब्द को मुझे हटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ये हटा दो। मोलस मतलब ढेर से लिया गया, ये मुझे हटा देना चाहिए अब यहां से, ठीक है ना। तभी मैं बोर्ड के और बाकी चीजों के बारे में आगे बढ़ूंगा। बहुत मजेदार भी है, बहुत समझने लायक भी है। तो एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, अगर मैंने कहा मेरे पास 1 मोल जल है, तो आप क्या कहोगे? 1 मोल जल में उतने ही अवयवी कण होंगे। जल चूंकि यौगिक है, जल के यौगिक अवयवी कण कौन हुए? अणु। उतने ही अवयवी कण होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु होते हैं। अब आप यह समझ लें कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है, जिसको हम लोग आवोगार्दो संख्या कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेफिनेशन आपके पास ऑलमोस्ट लिखी है। अब बात आती है कि अगर मैंने यह कहा होता कि सर 1 मोल कणों के द्रव्यमान को, अब देखिएगा, 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ मतलब इतने कण होंगे उस पदार्थ में प्रारंभिक, ठीक है ना। प्रारंभिक क्यों कह रहा हूं? देखिए, परमाणु के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे तत्व आएगा तो प्रारंभिक पदार्थ के तौर पर आप क्या बोलोगे? परमाणु बोलोगे। प्रारंभिक अवयवी कण के तौर पर आप परमाणु बोलोगे, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, परमाणु मालूम हो जाए तो मैं फिर आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं, लेकिन शुरुआती कण, इनिशियल पार्टिकल, अवयवी कण के तौर पर आप परमाणु बोलोगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, वजन जो होता है, द्रव्यमान, उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये बात दिमाग में रख लो, ठीक है। मोलर द्रव्यमान को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान बराबर पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा आपसे कि 1 मोल जल, 1 मोल जल, अब पदार्थ में ये जल कौन है? तो आप कहोगे जल तो H2 मतलब यौगिक है,
इसका मतलब कितने कण होंगे? एक तो मैं ये देखता हूं पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान क्या होता है आपको ये बात मालूम है कि जब पदार्थ के सूत्र से अगर वो यौगिक है तो उसमें मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जब हम जोड़े उसे ग्रामों में प्रदर्शित करें तो वो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा उस पदार्थ का। देखिए जोड़िए इसको, पिछले दिन में पढ़ चुके हैं हम लोग। 18 हो जाता है, 16 और 2 18, इसका मतलब मैंने लिख दिया 18 ग्राम जल। ये क्या है? ये इसका मतलब 18 ग्राम जल कहने का मतलब 1 मोल जल कह देना। यहां तक बात समझ में आ रही है? या फिर आपको यह मालूम है कि कितने कण होते हैं उसके अंदर, तो आप कहोगे सर आवोगार्दो संख्या के बराबर कण होते हैं, एन अणु कह दोगे कि नहीं? एन का मतलब आप समझना चालू कर दो। इतनी बड़ी संख्या को ना लिखते हुए मैं क्या लिखता हूं, एन लिखना चालू कर दिया मैंने। आप ये लिख सकते, यही तो है वो, शॉर्टकट में मैंने ये लिखा है आवोगार्दो संख्या के बराबर अणु। अणु मैंने क्यों लिखा है बताइए? आप बताएंगे मुझे कि सर जल यौगिक है और यौगिक का अवयवी कण क्या होता है? अणु होता है। यौगिक का अवयवी कण क्या होता है? अणु होता है। यहां तक बात दिमाग में बैठी? यदि स्टूडेंट्स वो पदार्थ अगर तत्व हुआ तो तत्व हुआ, जैसे मैंने कहा एक मोल रटने वाली बात नहीं है, उसको समझना जितना बढ़िया मजा आएगा आपको, जितना गौर से सुनेंगे। और इस वीडियो को कई बार चलाकर देखना है आपको, कई बार सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारा, ठीक है? इंपॉर्टेंट का मतलब पेपर में इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं होता, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट का मतलब आगे के मटेरियल का बेस है, ठीक है ना? औरों की कंपैरिजन में इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो 1 मोल अगर स्टूडेंट मैंने एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, एल्यूमिनियम धातु, इसका एक टुकड़ा है जिसको मैं कह रहा हूं 1 मोल। अब एल्यूमिनियम क्या है ये तो आप जानते हो कि हां सर ये तत्व है, जल यौगिक होता है। यहां तक बात समझ में आई? ये तत्व है। तो अगर मैं कह रहा हूं अवयवी कण तो आप इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना बोलोगे स्टूडेंट, आप क्या बोलोगे? चूंकि तत्व है तो तत्व के अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। मतलब इसमें कितने परमाणु होंगे? तो आप कहोगे सर एन आवोगार्दो संख्या के बराबर परमाणु। बात समझ में आ रही है? आवोगार्दो संख्या के बराबर परमाणु होंगे, ठीक है? उनका जो वजन होगा वो एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा, क्योंकि वो 1 मोल का द्रव्यमान होता है, ठीक है? और 1 मोल में कणों की संख्या होती है एन आवोगार्दो संख्या के बराबर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए एल्यूमिनियम तत्व है, यौगिक के लिए तो हम बोलते थे उसका ग्राम अणुभार को ग्राम प्रदर्शित करते, अणुभार ये आएगा। आणविक द्रव्यमान 18 सूत्र से निकालते कि नहीं 18, और उसको ग्रामों में जब प्रदर्शित करेंगे तो वो उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा जो 18 ग्राम है। ऐसे ही तत्व के लिए हमने परमाणु द्रव्यमान याद करवाए आपको। एल्यूमिनियम के लिए कितना बताया था मैंने आपको? 27। अब 27 के पीछे ग्राम लगा दे। इसका मतलब अगर मैं आपको यहां ये कह रहा हूं कि ये एल्यूमिनियम का 1 मोल का टुकड़ा है तो आप क्या बताएंगे मुझे? आप बताएंगे 27 ग्राम का टुकड़ा है। आगे बात समझ में? और क्या बताएंगे आप लोग? अगर और आगे बढ़ता हूं मैं नीचे लगा देता हूं कि सर उसमें आवोगार्दो संख्या के बराबर एन परमाणु हैं। किसके? एल्यूमिनियम के इस टुकड़े में जो 1 मोल है इसमें कितने परमाणु हैं स्टूडेंट? 6.022 गुणा 10 की घात 23 इतने परमाणु हैं, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एन कहते हैं। इतने परमाणु। बात आ रही दिमाग में? ऐसे ही कोई बात अगर मैं आयन के लिए कहता हूं, ये हो गया हमारे लिए यौगिक के लिए, ये हो गया तत्व के लिए, ऐसे ही आयन के लिए कहता हूं तो मैं यहां से ये परिभाषा को हटा दूं यहां से। इतनी देर में आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आ चुका होगा, लिखना होगा तो लिख चुके होंगे, ठीक है? फिर भी आप लोग आगे बढ़ना ही है हमें। तो मैं अगली बात में क्या जोड़ने जा रहा हूं? तो तत्व, यौगिक और आयन। अगर स्टूडेंट्स मैंने कहा 1 मोल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्ट भी आएगा आपको। 1 मोल कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव आयन को कहते हैं हम लोग कार्बोनेट। ये क्या है? चूंकि आवेश क्लियर लगा है तो ये आयन है, ठीक है ना? कार्बोनेट आयन बराबर 1 मोल मैंने क्या ही रखा है, ठीक है? ये 18 ग्राम क्या चीज है? तो आप कहोगे जल का आणविक द्रव्यमान जो ग्रामों में प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान। ग्राम आणविक द्रव्यमान, और ग्राम आणविक द्रव्यमान का ही दूसरा नाम उस पदार्थ के लिए मोलर द्रव्यमान होता है। ये क्या चीज है? तो आप कहोगे ये जल का, ये क्या चीज है? तो आप कहोगे एल्यूमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो 27 ग्राम है, ठीक है ना? ग्राम परमाणु द्रव्यमान।
और ग्राम परमाणु द्रव्यमान को उस तत्व का क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहां मैं कहता हूं ग्राम आयनिक द्रव्यमान, ग्राम आयनिक द्रव्यमान। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वैल्यू में यहां लिखूंगा। ये क्या चीज है? यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये ब्रैकेट में डाला मैंने यहां। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? 27 ग्राम क्या चीज है? तो आप कहोगे एल्युमिनियम तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान है ये, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ये ऐसी अगर मैं यहां लिखता हूं तो आप कहोगे सर ये ग्राम आणविक द्रव्यमान है, ग्राम आणविक द्रव्यमान। समझ में आई बात? और ग्राम आणविक द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं? उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? उस तत्व का, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान लिखा है तो उस तत्व का मोलर द्रव्यमान। ऐसे यहां पर ग्राम आएंगे। अब ये आयन का आयनिक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा? तो बेटा ये सूत्र से ही निकलेगा। इसी तरह से कार्बन का कितना हो गया? 12, एक ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 48 और 12, 12, 16 3 48, 48 और 12 हो गया 50 और 10 60, 60 हो गया। 60 ग्राम CO3 2 नेगेटिव आयन। यानी अगर मैं ये कहता हूं मेरे पास 1 मोल कार्बोनेट आयन है तो आप क्या बोलोगे? 60 ग्राम कार्बोनेट आयन है। यहां तक बात समझ में? 60 ग्राम क्या चीज है? इस आयन का आयनिक द्रव्यमान है जो ग्रामों में प्रदर्शित किया गया है, जिसे अपन आयन का मोलर द्रव्यमान कहेंगे। आयन का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 मोल का द्रव्यमान है ये, बराबर। ठीक है, इसी तरह से मैं और आगे बढ़ा तो अब मैं अगर ये पूछूं कि ये तो 1 मोल और ये वजन है, कणों की संख्या, कण मतलब ये आयन कितने होंगे? आयन, तो आप वही जवाब दोगे कितने? Na आयन होंगे। आवोगार्दो संख्या के बराबर कौन होंगे? आयन होंगे। कुछ बैठी दिमाग में? तत्व के लिए ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी उसका मोलर द्रव्यमान, यौगिक के लिए ग्राम आणविक द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान, और आयन के लिए ग्राम आयनिक द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान। और कणों की संख्या वही 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको बार इतनी बड़ी संख्या की बजाय मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूं आपको Na, आवोगार्दो नंबर। आगे बात समझ में? अब आप देखिएगा, यहीं से अब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होना चालू करेंगे। बहुत आसान शब्दों में सुनिएगा कि अगर मैं 1 मोल जल के बजाय, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कह दिया 1/5 मोल। कितना बोल दिया मैंने? 1/5। ये रिलेशन, ये 1 मोल जल कहना, द्रव्यमान में इतना कहना, और कणों की संख्या में, अणुओं की संख्या में इतना कहना। अब मैं कह रहा हूं 1/5 मोल। ठीक है, ये 1 मोल के लिए रिलेशन है, तो 1/5 मोल यानी इसका मतलब जो 1 मोल का रिलेशन था उसका 5वां भाग कर दो। 5वां भाग मतलब क्या हो गया? इसमें 5 का भाग लगाओ, 1/5 मोल जल, तो इसमें भी 5 का भाग लगा दो, 18/5। लेकिन ध्यान रहे, अब 18/5 को हम ग्राम आणविक द्रव्यमान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 18 जल के सूत्र से निकलता है, जब वो 1 मोल जल होगा तो 18 ग्राम है। अब कितना ग्राम जल होगा? तो आप कहोगे सर 1/, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, इधर देखिएगा, 1/5 मोल जल, 1/5 मोल जल बराबर। अब मैं अगर मैं पूछूं कितना द्रव्यमान है, 1/5 मोल जल का द्रव्यमान कितना है, तो आपको याद होगा 1 मोल जल होता तो आप कहते थे 18 ग्राम। अब मैं क्या कहूंगा? 18 ग्राम बटे 18/5 ग्राम जल कहेंगे कि नहीं? 1 मोल जल के लिए 18 ग्राम बोला जाएगा, 1/5 मोल के लिए बोलेंगे 18/5, 1/15 मोल के लिए बोलोगे 18/15, 1/12 मोल के लिए बोलोगे 18/12, 1/7 मोल के लिए बोलोगे 18/7। सिंपल सी बात ये समझ लो, ठीक है ना? जल, इतना जल है, वो वजन में इतना जल है। ये अब जल का मोलर द्रव्यमान नहीं है। जल का मोलर द्रव्यमान, जल का सूत्र H2 और H2 से वैल्यू कितनी आती है? 18। वो जल का मोलर द्रव्यमान होता है, ये मोलर द्रव्यमान नहीं, ये सिर्फ द्रव्यमान है। अब बराबर कितने कण होंगे? तो 1 मोल में कितने कण होते थे? 1 मोल में कण कितने होते? Na। अब मैं क्या लिखूंगा? Na/5 अणु। जल के कितने अणु होंगे? Na/5। ऐसी बात मैं यहां भी लिख दूं, 1/12 मोल एल्यूमिनियम का मतलब हो गया 27/12 ग्राम एल्यूमिनियम,
परमाणु कितने होंगे, N/12 परमाणु। ऐसे इसको मैंने लिखा 1/9 मूल कार्बोनेट आयन का मतलब क्या होगा, 1/9 मूल। तो आप कहोगे 9 का भाग लगने पर 60/9 Ne/9। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम, अगर हमें किसी पदार्थ की मात्रा मूलों में दी जाए तो हम उसका वजन प्राप्त कर सकते हैं। वजन मतलब द्रव्यमान बता सकते हैं। और अगर द्रव्यमान दिया जाए तो मूल बता सकते हैं। कणों की संख्या दी जाए तो हम पदार्थ का द्रव्यमान भी बता सकते हैं, पदार्थ के मोल भी बता सकते हैं। यही बात यहां से समझने लायक है। कुछ सूत्र मैंने शुरू में ही आपको बोर्ड पे बनाए थे, क्या क्या करना होगा। जैसे कि आप ये देखिए, अगर मैं यहां 1 के बजाय 2 कहता हूं तो दुगना हो गया। इस वाले संबंध का ये दुगना हो गया। 2 मूल मतलब आपको हो गया 18 दूनी 36। तो आपने इस मान में 2 का गुणा किया है 2 मूल का ना 2 का गुणा किया। 2 का गुणा का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 2 का गुणा करने का मतलब हो गया ये जल का मोलर द्रव्यमान है और मैंने 2 मूल बोले तो आपने 2 का गुणा करके पदार्थ की मात्रा पता कर ली कि सर 2 मूल जल कहने का मतलब हो गया 36 ग्राम जल। अब मुझे बताइए मूलों से पदार्थ की मात्रा कैसे निकालेंगे, ये सूत्र देखिए। मूलों से, मूल अगर आपको दी जा रहे हैं और पदार्थ की मात्रा निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। इस संबंध को देखिए आप लोग, ठीक है। 1 मोल जल आपको हो गया 18 ग्राम। अगर मैंने कहा 5 मोल जल 5 मोल, तो मैंने मोल दिए ना 5, आप क्या करेंगे जल का मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान थोड़ा ना बदलेगा, मोलर द्रव्यमान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता क्योंकि वो उसके सूत्र से निकलता है। बात समझ में आ गई। तो 18 गुणा 5 90 ग्राम जल को, यानी मेरे पास अगर 90 ग्राम जल है तो मैं कितना मोल बोलूंगा उसको, 5 मोल। क्योंकि 18 ग्राम को आप 1 मोल बोलोगे, 90 ग्राम को क्या बोलोगे 5 मोल बोलेगे। बात समझ में आ रही है ये। तो कुछ बातें जो मैं यहां सवालों के तौर पर आपको बोर्ड पे लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, अभी लिखा रहे तो अभी जगह है इसलिए मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको जो मैंने नोट्स में जो दिए वो तो आप देखिएगा, मैं आपको और बना रहा हूं। प्रश्न बनाया मैंने पहला, 5 मोल जल में 5 मोल जल के लिए अब मैं आपको थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। जल के लिए कुछ चीजों को आपको काउंट करना है। क्या क्या काउंट करना है, पहली बात 5 मोल जल के लिए काउंट करना है। नंबर एक जल का द्रव्यमान, ठीक है, जल का द्रव्यमान। दूसरी बात बतानी है अणुओं की संख्या, और भी चीजें मैं बढ़ा सकता हूं यहां, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। लेकिन चूंकि ये पहला शुरुआती सवाल है इसलिए आप इसको इतना ही रहने दें, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा जाना चाहिए पदार्थ पर। पदार्थ कौन है, जल, ठीक है। जल सूत्र होता है H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाए, तत्वों से मिलकर बनाए, तो पदार्थ कौन हुआ, यौगिक। तो आपका सबसे पहला तरीका यह होगा जल जिसका सूत्र हो गया H2O सॉल्व करने के लिए का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बहुत आसान शब्द आपको मैं क्या बता रहा हूं, मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान। तो आप सूत्र में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़िए, जो हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 5 में सीखा था। तो कितना आ गया 18 ग्राम। आप चाहो तो इसके पीछे प्रति मोल कर सकते हैं क्योंकि ये 1 मोल का द्रव्यमान है। अगर जल 36 ग्राम है तो उसके पीछे प्रति मोल नहीं लिखोगे आप, 18 ग्राम उसके सूत्र H2O से निकला इसलिए उसी के पीछे आप ग्राम प्रति मोल। इससे आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, वैसे भी मोलर द्रव्यमान लिखा है। आ रही बात समझ में। तो जल के 1 मोल का द्रव्यमान यानी जल का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा 18 ग्राम। हमने कितना बोला है स्टूडेंट, 5 मोल, ठीक है। तो 5 मोल जल का द्रव्यमान अगर मैं नीचे और लिखता हूं, 5 मोल जल का द्रव्यमान बराबर 5 मोल जल का द्रव्यमान बराबर, वैसे तो डायरेक्ट कैलकुलेट आपके माइंड में आ गया कि सर ये आंसर है। तो पदार्थ के मोल दिए गए, उसका द्रव्यमान निकालना है। पदार्थ के मोल दिए गए, उसका द्रव्यमान निकालना, उसकी मात्रा निकालना है, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्यमान निकालना है। तो मोलों की संख्या जो दी जा रही है ना 5, उसमें गुणा कर देंगे हम कितनी का, 18 का।
अब जरा मात्रक देखिएगा, मात्रकों से मैं और क्लियर करता हूं। 5 क्या है कि सर मोल, तो 5 के पीछे क्या लिखता मैं, मोल लिखता, 5 मोल। 18 ये क्या चीज है, जल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी ग्राम प्रति मोल। आप देखिए यहां लिखता मैं क्या, मोल, ठीक है, और यहां लिखता ग्राम प्रति मोल। तो यहां लिखा मोल और यहां प्रति मोल कट जाता, केवल क्या बचेगा, ग्राम। यस, और वो बचना भी चाहिए, जल का मोलर द्रव्यमान। 18 पंजे 90 ग्राम जल है वो, यानी 90 ग्राम जल को मैं 5 मोल कह सकता हूं। यहां एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि दूसरी चीज जो पूछी गई है वो है अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या कितनी हो। आप काफी देर से यहां पढ़ रहे हैं, 1 मोल जल में अणुओं की संख्या होती है आवोगार्दो संख्या के बराबर, ठीक है। यानी आपको अगर मोल मालूम है तो आप अणुओं यानी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र देखिए। मोल मालूम है तो कणों की संख्या निकालने के लिए आपको देखिए, ये जो तीर का जो चिन्ह लगाया गया वो इधर से इधर के लिए लगाया गया, ये तीर का चिन्ह आपको दिख रहा है आपको, यानी ये दिया गया हो और ये निकालना हो। आपको दिया गया 5 मोल, आपको कणों की संख्या निकालनी है, कण मतलब यहां पर जल के लिए अणु है, तो 5 मोल में 5 में मोल दिए गए जा रहे हैं ना आपको, एनी का गुणा कर देंगे, एवोगार्दो, क्योंकि 1 मोल में कणों की संख्या होती है एनी, तो 5 मोल में कितनी होगी, 5 एनी। तो दूसरा सॉल्व करने पर, ये तो आपके लिए पहली बात सॉल्व कर ली आपने, ठीक है। दूसरी बात सॉल्व करने के लिए क्या हो गया, आप कहोगे 5 मोल जल में अणुओं की संख्या बराबर, 5 मोल जल में अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर 5 मोल जल में अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या निकालनी जा रही है। क्या करेंगे अपन, दिए गए स्टूडेंट मोल में जो 5 मोल दिए जा रहे हैं उसमें आवोगार्दो संख्या का गुणा कर दें, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 5, ठीक है, गुणा कर दिया एनी का। इतनी कौन होंगे, अणु होंगे। अणु क्यों कह रहे हैं, जल यौगिक और यौगिक के अभिविकल कौन होते हैं, अणु। उसने अणु ही पूछा गया, अणुओं की संख्या बताइए, तो आप कह दोगे 5 एनी, या फिर इसको और सॉल्व करने पर आप कहोगे 5 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु, ये आंसर होगा। बाकी अलग बात है कि हम लोग और सॉल्व कर लें, 6 पंजे 30 और उसको समायोजित करके आगे की वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। बात आ रही दिमाग में। तो इस तरह से हम लोग, अगर मुझे जल मतलब किसी पदार्थ के मोल दिए जा रहे हैं तो मैं उसका द्रव्यमान निकाल सकता हूं, उसके कणों की संख्या निकाल सकता हूं, ठीक है। अब मैं आपको और आगे की तरफ चल रहा हूं। हमारे पास कुछ सूत्र तैयार हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद लीजिए, ठीक है। हो गया, हो गया, ठीक। तो अगर मैं आपसे यह कहूं, तो हम अगर सूत्र तैयार हुए हमारे लिए, तो इस जगह से 2 सूत्र तैयार हो जाएंगे, उस जगह से 2 सूत्र तैयार हो जाएंगे। इस जगह के 2 सूत्र से क्या है मतलब, ठीक है ना। पदार्थ की अगर मात्रा यानी द्रव्यमान निकालना चाहता हूं, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, बराबर, ये अगर निकालना चाहता हूं और मूल दिए जा रहे तो m का गुणा करूंगा, तो आप कहोगे मूलों की संख्या जो दी जा रही है आपको, मूलों की संख्या गुणा मूलर द्रव्यमान, मूलर द्रव्यमान आगे m से इंडिकेट करते हैं अपन, मूलर द्रव्यमान, ठीक है। पहला सूत्र ये तैयार हो गया। दूसरा सूत्र उल्टा चलिए, उल्टा चलिए मतलब पदार्थ की मात्रा दी जा रही हो और मूल बनाने हो, ठीक है, इसी चीज को, मतलब ये दिया जा रहा है और मोल निकालने हो, तो अपन क्या कर देंगे, इसी सूत्र को देख लीजिए आप, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी, वो ग्रामों में बताना चाहिए आपको, ग्रामों में। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में हम लोग सीजीएस पद्धति अपनाते हैं, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक हम लोग ग्राम प्रदर्शित करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, केमिस्ट्री के क्षेत्र। तो द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, आप जैसे
द्रव्यमान के तो और भी मात्रक होते हैं, किलोग्राम, टन, मन, नैनोग्राम, मिलीग्राम, ये सारी बातों को हम लोग आगे भी सीखेंगे। ठीक है, ग्राम तो हम लोग यहां ग्रामों में व्यक्त करेंगे अपन, ध्यान। इसका मतलब मुझे किलोग्राम में अगर कोई चीज दी जा रही है तो मैं उसे ग्रामों में बदल लूंगा। ठीक है, तो पदार्थ का द्रव्यमान जो ग्रामों में होना चाहिए बटे ये निकालना है, मतलब इसमें इसका भाग लगा देंगे बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को संकेतों में मैंने कैपिटल एम लिखा है। ये अगर मुझे ये निकालना है, मतलब ये निकालना है मोल इससे, तो मैं क्या करूंगा, उस पदार्थ के द्रव्यमान में एम का भाग लगा दूंगा। तो दो सूत्र तैयार हो गए। ठीक है, मुंह जबानी इसको अपन थोड़ा सा बताते हैं, कुछ सवाल को हम मुंह जबानी ओरली सॉल्व करते हैं, ओरली। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को मोलों की संख्या, जैसे सवाल ये था हमारा, ऑलमोस्ट ये सवाल था। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे मैंने आपको सवाल जो दिए गए हैं मैं उन सवालों की तरफ आपको लिए चलूं, तो मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, सवाल था आपके, एक तो 5 मोल जल वाला, मैंने ये सवाल इलेक्ट्रॉन की संख्या और निकालने के लिए कहा गया, जो अभी मैं करता हूं आपको। 1/10 मोल जेडेन में 1/10 मोल जेडेन। ठीक है, सवाल सुनिएगा, 1/10 मोल जेडेन। जैसे ही पदार्थ में जिंक आया, हमें मालूम है ये तत्व है। ठीक है ना, मैंने हिंट डाली ये तत्व में क्या क्या निकालना है आपको। पहली बात, एक तो आप मुझे इस जिंक का द्रव्यमान बताएंगे कितना होगा। ठीक है, वो एक अलग बात है, मैंने पूछा या नहीं पूछा, द्रव्यमान कितना होगा, जेडेन का द्रव्यमान। दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और तीसरी बात मैंने इसमें एक और बढ़ा दी, चलिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 3 चीजें मैंने पूछ ली, धीरे धीरे अपन उस चीज को बढ़ रहे हैं। ठीक, तो 1/10 मोल जेडेन में द्रव्यमान निकालना है मुझे, मास निकालना है। तो जैसे ही मुझे द्रव्यमान अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मोलों की संख्या जो मुझे दे रहा है ना, 1/10 गुणा मोलर द्रव्यमान। अब आप देखिए, जिंक एक तत्व है, तत्व के लिए बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और जिंक का परमाणु द्रव्यमान होता है 65। इसे ग्रामों में प्रदर्शित करेंगे तो ये जिंक का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ही अपन मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो जिंक का मोलर द्रव्यमान सॉल्व किया हमने, तो आपका जवाब होगा जेडेन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान में सीधा लिख दूं, मोलर द्रव्यमान होता है कितना, मोलर द्रव्यमान बराबर 65 ग्राम, 65 ग्राम प्रति मोल। आप अगर प्रति मोल नहीं लिखा तब भी आपको मालूम होना चाहिए ये लिख रहे हैं आप मोलर द्रव्यमान 65 ग्राम प्रति मोल, पर लिखें और भी ठीक लगेगा। ठीक है ना, अब हमें निकालना है द्रव्यमान। आपके पास फॉर्मूला ये है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या लिखोगे, Zn का द्रव्यमान बराबर जिंक का द्रव्यमान। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान होता है 65, क्योंकि वो 1 मोल का द्रव्यमान, हम Zn का द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है, 1/10, पीछे मात्रक लगाया मैंने, क्या मोल लिख सकते हैं अपन, गुणा। ठीक है, कितना, मोलर द्रव्यमान 65 ग्राम प्रति मोल। ठीक, मोल। ओके, अब देखिए, ऐसा करने से मात्रक भी समायोजित हो जाएंगे, मोल और ये प्रति मोल कट जाएगा, 65 ग्राम बटे 10, यानी ये आ गया 6.5 ग्राम। यानी जिसको आप 1/10 मोल जिंक कह रहे हैं, उसको वजन में कितना बोलेंगे, 6.5 ग्राम। वैसे भी एक सिंपल सी बात आप याद रखिए, जिंक आते ही 65 आना चाहिए हमारे दिमाग में, 65 ग्राम, लेकिन वो तो 1 मोल का होता था 65 ग्राम, तो ये उसका 10वां भाग है, तो आप 65 में 10 का भाग लगा दो। मैंने अभी बोला था ना, 65 में 10 का भाग लगाएंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। ओके, चलिए, दूसरी चीज पूछी गई थी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब मोलों की संख्या से परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो आपके पास यह सूत्र बना हुआ है, इस सूत्र को अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। 2 सूत्र वो हो गए, तीसरा सूत्र मैं यहां लिख देता हूं, ये आपको तीसरे सूत्र का मतलब ये हो गया कि नंबर 3, ओके, मोल दिए जा रहे कणों की संख्या निकालनी है, कणों की संख्या, कणों से मतलब होता है शुरुआती अवयवी, कणों की संख्या बराबर। ठीक है, कणों की संख्या बराबर क्या करेंगे, आपको जो मोल दिए जा रहे हैं ना, जितने भी मोल दिए जा रहे हैं उनमें Na का गुणा कर देंगे, आवोगार्दो संख्या का गुणा कर देंगे। इज दैट क्लियर? जैसे आपका यहां ये सवाल पूछा गया है ना, इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं।
सवाल एक तो ये सॉल्व कर लिया हमने, जिंक का द्रव्यमान, पहला सवाल तो हो गया, ये पूछा गया था। दूसरा पूछा गया परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, चूंकि जिंक तत्व है और तत्व के शुरुआती अवयवी कण परमाणु ही होते हैं। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछी है, पर इलेक्ट्रॉन बताने से पहले आपको परमाणुओं की संख्या भी मालूम होनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए, जैसे अगर आप अपने स्कूल में अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं तो आप सीधे उसकी क्लासेस में नहीं पहुंचेंगे, पहले आपको वॉचमैन मिलेगा। वॉचमैन मिलने के बाद फिर आपको वो कहेगा कि उस ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति आपको बताएगा कि आप किस क्लासेस, आपके मित्र किस क्लासेस में, फिर वहां से आपको मित्र की क्लासेस तक पहुंचाया जाएगा, यानी कई स्टेप हो गए, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको सबसे पहले उसके शुरुआती अवयवी कण निकालने, तत्व है तो आपको परमाणु निकालने हैं, और अवयवी कण है तो उसमें क्या निकालना है आपको, तत्व अगर है तो परमाणु निकालेंगे, यौगिक है तो अणु निकालेंगे। तो आपको ये, ठीक है ना, सुनिएगा थोड़ा सा, दो तीन मिनट में मैं आपको ये फ्री कर देता हूं, फिनिश कर रहा हूं। तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो एक मोल, हाँ हमको पूछा गया था 1/10 मोल में, तो आप लिखोगे परमाणुओं की संख्या बराबर Zn के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी परमाणुओं की संख्या बराबर, देखिए वो क्या है, देखिए यहां पर दिख रहा है, कणों की संख्या निकालनी है तो मोल में Na का गुणा कर दो। मोल कितना, 1/10, ठीक है, गुणा Na, तो आपका ये आंसर आ गया Na/10, और Na/10 में ये Na का मतलब तो आप जानते हो, इतनी परमाणु हो गई, ठीक है ना, इतनी परमाणु। Na/10 संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 में 10 का भाग लगाएंगे, 0 हट जाएगी, 6.022 गुणा 10⁻23 के बजाय 22 परमाणु कह सकते हैं कि नहीं अपन। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, जो अभी नहीं पूछी गई थी, अब की बार जोड़ दी मैंने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब आप देखिए, परमाणुओं की संख्या निकलने के बाद आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, परेशान मत होइए, मूल कंसेप्ट पर हम 2-3 दिन तक चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने यहां से थोड़ा हटा दिया इस सॉल्व करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर मैं लिखूंगा 1/10 मोल Zn में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए परमाणुओं की संख्या, जो आपने निकाल ली। परमाणु कितने निकाले हैं आपने, Na/10 परमाणु हो गए, ये लिख भी दिया मैंने, परमाणु गुणा प्रति परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतने टोटल परमाणु होंगे, इसमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाती है परमाणु क्रमांक से, और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। कितना, 30। इसका मतलब जिंक के हर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 30 होंगे। तो मैंने ये 30 पीछे लिखूं तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु, लिख सकता हूं भाई, संकेत से तो कंफर्म हो रहा है ना आपके लिए बहुत सारी बातें, कि एक परमाणु में 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। ऐसा करने से देखो, परमाणु से परमाणु कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर आ गया 0 से 0 और काट दीजिए, तो आप कहोगे 3Na/3 Na, ठीक है, एक 0 से 3 आ गया, 3 Na इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब Na को मैं बार बार आपको हिंट करता हूं कि आप उसे चाहो तो 6.022 गुणा 10⁻23 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह आंसर आ जाएगा 3 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां देखिए, मैंने आपके सवाल में इलेक्ट्रॉन की संख्या और पूछी गई थी, वैसे ही आप यहां पर बढ़ जाएंगे। अगर तीसरी बात में यह पूछा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए 5 मोल जल में, तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने थे, अणुओं की संख्या निकाल ली आपने। पहला दरवाजा अणु होगा, यौगिक के लिए पहला दरवाजा अणु होगा, तत्व के लिए पहला दरवाजा परमाणु होगा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद दरवाजा खुलने के बाद उसमें और चीजें ढूंढेंगे हम लोग, राइट। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 हाइड्रोजन है इसमें तो 2, 1 + 1, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, तो 8 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप होगी 10। ये टोटल अणुओं की संख्या निकाल चुके थे हम लोग। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब यहां अगर मैं, ठीक है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कई चीजें आपके सामने मौजूद थी, ये मैं यहां से हटा दूं। चलिए, तीसरा, अगर मैं 5 मोल जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालता हूं, तो तीसरी बात यह हो जाएगी 5 मोल जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 5 मोल जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर 5 मोल जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी अणुओं की संख्या, क्योंकि पदार्थ जल है, जल का पहला दरवाजा अणु होता है, तो अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको 5 Na अणु होंगे, ये निकालें
गुणा प्रति अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रति अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन प्रति अणु, 10 इलेक्ट्रॉन प्रति अणु। अब अणु से अणु कट जाएगा, 10 10 पंजे 50, 50 Ni इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं, 50 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। आप इसको और सॉल्व करते हैं, एक जीरो इसको दे दीजिए, तो 5 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बजाय 24 हो जाएगा। और सॉल्व करते जाइए तो और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में शॉर्टकट में भी पूछा जाता है और पूरा सॉल्व किया वो भी हो जाता, तो हर तरीके से देखना होगा। तो आज के इस मॉड्यूल में आपने क्या समझने का प्रयास किया? आपने समझने का स्टार्टिंग की थी, घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा वीडियो को आप कई बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मूल कंसेप्ट बहुत बार आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। सवाल कुछ और भी हैं जो नोट्स में पहुंच चुके हैं, मैं नहीं आपको इस वक्त करा पाया हूं, ठीक है, लेकिन मैं आगे की वीडियो में उनको भी कराऊंगा और बहुत सारे सवाल करने हैं आपको, हरी बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सारी बातें, बहुत सारे कुछ पूछने लायक भी हो सकता है आप लोगों को, पर ध्यानपूर्वक कान में लीड लगाकर ध्यानपूर्वक इस पर पूरा फोकस करिए। जब आप इस पे फोकस करेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, हाथ में पेन और कॉपी रखकर, रफ कॉपी रखकर काउंटिंग करना चालू करेंगे। सुनने से समझ में नहीं आएगा, जब आप पेपर ऑन रिकॉर्ड पेपर पर करेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपसे फिर दोबारा इसी बात से फिर जोड़ूंगा आपको। ओके, थैंक यू।